दोस्तों स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम देख रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक भले ही आपके एग्जाम का समय नजदीक आ चुका हो, लेकिन ये टॉपिक बड़ा ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन जो चर्चा में रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल राजनीतिक गलियारों का मुद्दे का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से ठीक है हाल फिलहाल खबरों में बना हुआ है, न्यूज़पेपर की खबरों में, पत्रिकाओं में बना हुआ है। तो ऐसी खबरों को हमने छांटकर कोशिश की है कि जानने की कि छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको इस सूचना दे सकें कि इन वो घटनाएं जो समाचार पत्रों में चर्चा बनी हुई हैं, राजनीतिक गलियारों का मुद्दा बनी हुई हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है आपका जानना। तो छोटा सा एक वीडियो है मध्य प्रदेश के हाल ही में समाचार में जो स्थान चर्चा में रहे हैं उनके बारे में। तो हमारा इसे ही उद्देश्य है कि आपका जो तैयारी हो वो पूरी परफेक्ट हो, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा अधूरा सा क्वेश्चन टॉपिक छूट जाए जिससे आने की संभावना थी लेकिन हमने उसको आपको तैयार नहीं कराया। तो उसी उद्देश्य से आज एक विशेष वीडियो तैयार किया जा रहा है, एक विशेष लेक्चर तैयार किया गया है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण हाल ही में चर्चा में रहे स्थानों के बारे में। ठीक है, देखिए तो महत्वपूर्ण चर्चा में रहा है महूगंज। क्यों चर्चा में रहा है कि अभी तक हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 52 जिले थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में 52 जिले थे, हम सब जानते हैं। आखिरी जिला कौन सा बना था, निवाड़ी बना था। लेकिन मध्य प्रदेश का 53वें जिले की घोषणा कर दी गई थी, याद रखिए 3-4 महीने पहले। लेकिन जब तक वो गजट में प्रकाशित नहीं हुआ, जब तक उसकी अधिसूचना जारी ना हो, नोटिफिकेशन जारी ना हो, तब तक हम उसको आपके 53वें जिले के रूप में नहीं मान सकते थे। लेकिन अब घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, याद रखिएगा। यही कारण है कि जब भी अब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, 53 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने जिले हो चुके हैं, 53 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला है, याद रखिएगा कौन सा, महूगंज। अब ये महूगंज कहां से बना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। महूगंज बना है कहां से हटकर, रीवा से हटकर बना है। याद रखिए रीवा का पृथक्करण करके, रीवा का विभाजन करके नया जिला बनाया गया है। याद रखिएगा रीवा से अलग होकर नया जिला बना है महूगंज। अब पेपर में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि महूगंज में कितनी तहसीलें हैं। याद रखिएगा महूगंज में 3 तहसीलें हैं, एक तो महूगंज तहसील, नईगढ़ तहसील और हनुमानमना तहसील। ठीक है, हनुमाना तहसील, नईगढ़ी तहसील और महूगंज तहसील। तो महूगंज में कितनी तहसीलें हैं, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कितनी तहसीलें हैं, महूगंज में 3 तहसीलों से मिलकर बना जिला है। जिला मुख्यालय कौन सी तहसील होगी, महूगंज इसका जिला मुख्यालय होगा। कहां से पृथक होकर बना है, रीवा से अलग होकर बनाया गया है। कौन सा जिला है, 53वां जिला है। कब बना है, 2023 में बना है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, कब बना है, 2023 में बना है। अब चर्चा का विषय है अपने आप में, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है महूगंज के बारे में। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो है कर्माछिरी अभयारण्य के बारे में। अब कर्माछिरी अभयारण्य एक नया अभयारण्य गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने इस अभयारण्य को अधिसूचना जारी कर दी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कर्माछिरी अभयारण्य बनने का माना ये मालूम होना चाहिए आपको, याद रखिएगा। कर्माछिरी अभयारण्य कहां बनेगा, पेंच टाइगर रिजर्व जो है इसके सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर एक नया अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। और पेंच टाइगर रिजर्व है कहां पर, हम सब जानते हैं सिवनी और छिंदवाड़ा। कहां है पेंच टाइगर रिजर्व, छिंदवाड़ा और सिवनी में। याद रखिएगा कहां पर आता है, छिंदवाड़ा में आता है प्लस सिवनी। ये 2 बड़े इलाकों में, 2 बड़े जिलों में विस्तार है पेंच नेशनल पार्क का, याद रखिएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो इलाका है इसके ही सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर एक नया अभयारण्य विकसित किया जाएगा। उसका नाम क्या रखा गया है, कर्माछिरी अभयारण्य। क्लियर यहां तक, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कौन से जिले में है, ये आएगा मुख्य रूप से सिवनी जिले में, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है वो 2 जिलों में बटा हुआ है। जो पेंच नेशनल पार्क है वो 2 जिलों में विभाजित है, याद रखिए 2 जिलों में विस्तार है उसका। लेकिन अभयारण्य का विस्तार याद रखिए इतना बड़ा स्तर पे तो नहीं हुआ है। तो अभयारण्य जो है वो कहां पर आएगा, वो सिवनी जिले में आएगा। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कर्माछिरी अभयारण्य के बारे में कि कर्माछिरी अभयारण्य कौन से जिले में विकसित किया जाएगा, कौन से जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है, याद रखिए सिवनी जिले में। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कर्माछिरी अभयारण्य के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है एमपी की ज्योग्राफी में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो हाल फिलहाल चर्चा में है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है, इस हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में 24 क्या हो जाते हैं, अभयारण्य हो जाते हैं। और 24 की जगह 25 हो जाने चाहिए थे, एक नया बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम चर्चा देखेंगे अभी हाल ही में, क्योंकि करेरा जो वन्यजीव अभयारण्य है शिवपुरी में, उसको याद रखिए डीलिस्ट कर दिया गया है, उसे अभयारण्य की सूची से बाहर कर दिया गया है। यही कारण है कि 24 की जगह 25 नहीं हुए, बल्कि 24 ही रह गए। नया अभयारण्य बनने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो संख्या है वो 24 ही मानी जाएगी। याद रखिए क्यों, क्योंकि करेरा अभयारण्य जो है शिवपुरी का, उसको बाहर कर दिया गया है, डिसलिस्ट कर दिया गया है। चलिए अगला देखें, अगला चर्चा में क्या है देख लीजिए, अगला चर्चा में है करेरा अभयारण्य। करेरा चर्चा क्या कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया है, विमुक्त कर दिया गया है।
अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो करेरा अभयारण्य है हमारा, याद रखिए करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है, ये थी शिवपुरी में। अब इसको डीमोटिफाई कर दिया गया है, डीलिस्टेड कर दिया गया है या डीनोटिफाई कर दिया गया है, याद रखिएगा। डीनोटिफाई का मतलब क्या हुआ, अब इसे अभयारण्य की सूची में शामिल नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है करेरा अभयारण्य कौन से जिले में है, शिवपुरी जिले में था। किसके लिए फेमस था, हम सब जानते हैं सोन चिड़िया के लिए, ठीक है। सोन चिड़िया के संरक्षण का मुख्य केंद्र था, याद रखिए कौन सा, करेरा अभयारण्य। दो अभयारण्य बड़े फेमस है सोन चिड़िया के लिए, एक है ग्वालियर का घाटी गांव, घाटी गांव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ग्वालियर में, वो भी सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है। और एक है करेरा अभयारण्य जो था, वो भी सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए था। इसी सोन चिड़िया करेरा अभयारण्य को आपके क्या कर दिया गया है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण डीनोटिफाई कर दिया गया है, यानी वन्य जीव अभयारण्य की सूची से बाहर कर दिया गया है। क्लियर है, याद रखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 3 क्वेश्चन। पहला, करेरा अभयारण्य को अभी हाल ही में डीमोटिफाई किया गया है, डीनोटिफाई किया गया है, याद रखिएगा कौन से जिले में है, शिवपुरी जिले में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को या डीनोटिफाइड किया गया, विमुक्त किया गया है, तो आंसर क्या आएगा, करेरा अभयारण्य। तीसरा, करेरा अभयारण्य किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, तो सोन चिड़िया के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, देखिए याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला देखें रामसर के बारे में। अभी रामसर क्या है इसको समझिए। रामसर साइट से हमने देखा भी था, हमने जो पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टॉपिक में, हमने रामसर के बारे में पढ़ा था, याद रखिएगा। अब ये रामसर है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। इस पहले इसको पढ़ चुके हैं वैसे भी, लेकिन रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। तो रामसर की बात हम बात करें तो रामसर के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। 1971 में सम्मेलन हुआ था, कहां पर, रामसर में। अब ये रामसर शहर का नाम है। अब ये रामसर शहर है कहां पर, ये रामसर शहर है ईरान में। कहां पर है ये शहर, ईरान में है। 1971 में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर में। इस सम्मेलन में क्या कहा गया, इस सम्मेलन में कहा गया कि हमें जो इकोसिस्टम है, किसका इकोसिस्टम, वेटलैंड का। वेटलैंड मतलब क्या होते हैं, जो जलीय क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा दलदली इलाके होते हैं, इनका संरक्षण का जरूरी है। जो दलदली इलाके हैं, याद रखिए दलदली क्षेत्र जो है, तालाब हैं, झीलें हैं, इनके आसपास के दलदली इलाके जो होते हैं, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, इन सब में इन सब का संरक्षण बहुत जरूरी है। क्योंकि नदियों का संरक्षण तो हम कर ही रहे हैं, कोई बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, लेकिन जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है, जैसे बड़े तालाब की बात करें, भोजताल की बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें, भोजताल की बात करें, या हम इंदौर की बात करें, इंदौर में महत्वपूर्ण है यशवंत सागर झील है, सिरपुर झील है। अगर हम शिवपुरी की बात करें तो सांख्य सागर झील है। इन सब का संरक्षण बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के, याद रखिए, हेल्थ के लिए। तो यही कारण है कि 1971 में ईरान के रामसर में एग्रीमेंट हुआ, एक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई थी इन वेटलैंड एरिया को संरक्षण करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए। इसी एग्रीमेंट को याद रखिए, इसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 में। इसे कहते हैं, बाद में ये क्या बन गया, एक संधि बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, इसे कहते हैं रामसर संधि। तो जो भी कंट्री के जो भी क्षेत्र, किसी भी देश के जो भी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र इस रामसर संधि में शामिल होते हैं, उनका संरक्षण विशेष रूप से किया जाता है, याद रखिएगा। भारत कब शामिल हुआ, भारत 1981 में रामसर एग्रीमेंट में शामिल हो गया, यानी 1981 से भारत भी इसमें शामिल हो गया। अब बात हो रही है एमपी के रेफरेंस में, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले याद रखिए किसको शामिल किया गया था, सबसे पहले शामिल किया गया था भोजताल। भोजताल मतलब भोपाल के लोग बड़ा तालाब कहते हैं इसको, भोजताल को शामिल किया गया, ठीक है, रामसर स्थल में। तो एमपी का पहला रामसर स्थल कौन सा था, एमपी का पहला रामसर स्थल था भोजताल, भोपाल का, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन 2023 में देखेंगे तो एक साथ 3 स्थलों को शामिल कर लिया गया। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं, एक तो है सांक सागर झील, जो कहां पर है, शिवपुरी में। ये झील काय में आती है, हमने पढ़ा भी था झील के बारे में। ये झील आती है माधव नेशनल पार्क में, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। तो माधव नेशनल पार्क जो है उसी के अंतर्गत आती है सांक सागर झील, इसी को शामिल किया गया, शिवपुरी किसी झील को शामिल किया गया है रामसर एग्रीमेंट में, रामसर संधि में। इसके अलावा इंदौर के यशवंत सागर को शामिल किया गया है, और इंदौर के ही शिरपुर झील को भी रामसर संधि में शामिल कर लिया गया। तो रामसर संधि महत्वपूर्ण चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2023 में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान चर्चा में रहे हैं। कौन कौन से, यशवंत सागर, सिरपुर और आपके सांक सागर, इन तीनों को शामिल किया गया है रामसर एग्रीमेंट में। इससे पहले केवल एक ही जगह थी, एक ही प्लेस शामिल था, उसका नाम था भोजताल, वही तालाब शामिल था भोपाल का। क्लियर है। तो रामसर एग्रीमेंट कब हुआ, 1975 में एग्रीमेंट हुआ। सम्मेलन कब हुआ, आपके 1971 में हुआ। इंडिया कब शामिल हुआ, 1981 में शामिल हुआ। रामसर है कहां पर, ईरान का एक शहर है। किसके संरक्षण करता है, वेटलैंड का, यानी दलदली भूमि का और तालाबों का, झीलों का संरक्षण करता है। याद रखिए वेटलैंड इलाकों का संरक्षण करता है। क्लियर है यहाँ तक। एमपी में कितने रामसर स्थल हैं, एमपी में 4 रामसर स्थल हैं। एमपी का पहला रामसर साइट कौन सी थी, एमपी की पहली रामसर साइट या पहली रामसर स्थल था भोपाल का भोजताल।
अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया, तो शिवपुरी के सांग सागर झील को शामिल किया गया है, इंदौर के यशवंत सागर झील को शामिल किया गया है और इंदौर के ही सिरपुर झील को भी शामिल कर लिया गया है रामसर स्थल में। टोटल कितने हो गए हैं इंडिया में, टोटल 64 वेटलैंड एरिया है जो रामसर में शामिल है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। एमपी के 4 हैं और इंडिया के 64 रामसर स्थल टोटल। तो यहां से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हाल ही में चर्चा में है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है राला मंडल। अब राला मंडल तो हम पढ़ चुके हैं, राला मंडल हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था। राला मंडल के बारे में हम क्या जानते हैं, राला मंडल याद रखिए एमपी का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे छोटा अभयारण्य है मध्य प्रदेश का। कहां पर है, ये इंदौर में है। अगर सबसे छोटा मालूम है, सबसे बड़ा भी मालूम होना चाहिए। तो राला मंडल की अगर बात कर रहे हैं तो राला मंडल है कहां पर, राला मंडल है इंदौर में। क्या विशेषता है इसकी, ये सबसे छोटा आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटा अभयारण्य है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो है आपका सागर में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, नौरा देही, क्या नाम है इसका, नौरा देही। तो नौरा देही क्या है, नौरा देही अभयारण्य सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एमपी का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो जब कोई चीज छोटी होती है, सबसे बड़ी चीज भी पढ़नी जरूरी होती है। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है, क्योंकि इंदौर में तो है, ये सबसे छोटा भी है, लेकिन चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि एमपी का पहला बटरफ्लाई पार्क, यानी एमपी का पहला तितली पार्क, याद रखिए कहां बनने वाला है, पहला तितली पार्क बनाया जाएगा, पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा, कहां पर, राला मंडल नेशनल, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए चर्चा में है, याद रखिएगा। क्लियर है, तो सबसे छोटा अभयारण्य इसलिए चर्चा में है। और हाल ही में क्यों अनाउंस किया गया, हाल ही में क्यों, करंट में क्यों चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क स्टेब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुछ चर्चाओं में कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया का पहला, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पहला जो कौन सा बटरफ्लाई पार्क कहां बना था, दानेरहट्टा बेंगलोर में बनाया गया था। ये भी डेटा है, आपको नोट्स में मिल जाता है, लेकिन एमपी के रेफरेंस में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर यहां तक, तो राला मंडल से क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है। इसके अलावा राला मंडल याद रखिए भारत का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र, जो फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी इंडिया का पहला, वो भी कहां पर है, इसी नेशनल पार्क में स्टैब्लिश किया गया है। तो लोमड़ी संरक्षण केंद्र यानी फॉक्स जो कंजर्वेशन सेंटर है, वो भी कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, राला मंडल में है। तो राला मंडल 3 से 4 कारणों कारण चर्चा में है इस साल, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब आती है सांची यूनिवर्सिटी। अब सांची यूनिवर्सिटी कहां पर है, हम सब जानते हैं रायसेन के सांची में, ये तो मालूम ही है, याद रखिएगा। ये क्यों फेमस है, जो बौद्ध अध्ययन होता है, याद रखिए बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन का, फिलोसफी जो स्टडी होती है बौद्ध धर्म पर, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। क्यों चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पे एक संस्थान है, उसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान। ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इस संस्थान में और सांची में जो विश्वविद्यालय है, सांची यूनिवर्सिटी है, याद रखिए इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, संधि हुई है, समझौता हुआ है, याद रखिएगा, कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, बुद्ध से संबंधित रिसर्च करेंगे, बुद्ध से संबंधित शोध कार्य पूरा करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान जो है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट आपके इंस्टीट्यूट जो है, याद रखिए वो, और हमारा मध्य प्रदेश का में सांची में स्थित है सांची विश्वविद्यालय, ये दोनों ही अध्ययन करते हैं किसका, बुद्ध के अध्ययन करते हैं, बुद्ध संबंधित दर्शन का अध्ययन करते हैं, बुद्ध की साहित्य का अध्ययन करते हैं, बौद्ध धर्म संबंधित दर्शन का अध्ययन करते हैं। उन्हीं के अध्ययन के लिए दोनों मिलकर, दोनों ही ज्वाइंट रूप से, दोनों ही संयुक्त रूप से क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध कार्य को बढ़ावा देंगे। इसलिए चर्चा में है हमारा सांची का, आपके सांची विश्वविद्यालय जो है। अब सांची विश्वविद्यालय जब चर्चा में है तो मालूम होना चाहिए कैसे स्थापना हुई, बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन करने कौन आए थे, इसकी नींव रखी किसने थी, आपके राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने। हाल ही में चर्चा में रहे थे महिंद्रा राजपक्षे, याद रखिएगा। क्यों चर्चा में रहे थे, क्योंकि पिछले साल याद रखिएगा आपातकाल लागू हुआ है, याद रखिए कहां पर, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में फूड इमरजेंसी, खाद्य आपातकाल लागू किया गया था, श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, याद रखिए किसके शासनकाल में, याद रखिए हमारे महिंद्रा राजपक्षे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल फिलहाल चर्चा में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। यही आए थे 2012 में, कहां पर, इसकी नींव रखने के लिए, ठीक है, सांची में। क्लियर है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो केंद्र है, संस्कृति है, कल्चर है, साहित्य है, इन सब चीजों का यहाँ पर अध्ययन होता है। खासकर जो सार्क कंट्री है हमारी, सार्क देश है, सार्क देश कितने हैं, 8 हैं, पाकिस्तान है, भारत, आपके अफगानिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश है और मालदीव है, श्रीलंका, ये हमारे, और इंडिया, ये 8 देशों का समूह है सार्क, जिसके सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। तो अपने अपने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, अपने आप में सांची अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से।
इसके अलावा जो अंग्रेजी भाषा में और भारतीय भाषाओं में भी इसका यहाँ पर अध्ययन होता है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं का, ग्रंथों का। क्लियर है? तो ये कुछ जानकारी मालूम होना चाहिए सांची विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है। तो हमारे लिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ के साथ इसने एक समझौता किया है संयुक्त शोध करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है पेज डाइवर्जेंट प्रोजेक्ट। अब ये पेज डाइवर्जेंट प्रोजेक्ट क्या है पहले मालूम होना चाहिए। हम सब जानते हैं एक नदी है पेंच नदी, ठीक है, पेंच नदी। ये पेंच नदी जाती कहां पर है? ये गोदावरी में जाती है, याद रखिएगा। कहां जाती है? गोदावरी में, ठीक है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है पेंच नदी। अब पेंच नदी बहती कहां पर है? हम सब जानते हैं ये बहती है छिंदवाड़ा और सिवनी बॉर्डर पे, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा और सिवनी ये दो जिलों में इसका प्रवाह है पेंच नदी का, ठीक है। पेंच नदी पे ही याद रखिएगा ये नदी गुजरती है कहां से? पेंच नेशनल पार्क से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से नदी गुजरती है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इस नदी का प्रभावी होता है, ये भी मालूम है हमें, याद रखिएगा। इसी नदी पर हम जानते हैं कि पेंच नेशनल पार्क बना हुआ है, पेंच आपके परियोजना चल रही है, पेंच याद रखिएगा। इसी परियोजना में एक और नई परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है माचा गोरा बांध। अब ये माचा गोरा बांध क्या है जानकारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि माचा गोरा बांध कौन सी इलाके में बनने वाला है? याद रखिएगा ये बनेगा छिंदवाड़ा जिले में। पहला क्वेश्चन बन गया कि माचा गोरा बांध। इसी माचा गोरा बांध को कहते हैं पेज डाइवर्जन प्रोजेक्ट। तो हो सकता है कि एग्जाम में पेज डाइवर्जन प्रोजेक्ट ना पूछा जाए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिए माचा गोरा बांध कौन सी नदी पर है? तो नदी कौन सी होगी? पेंच नदी पर है। क्लियर है? कौन से जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में है। कौन से जिले लाभान्वित होंगे? आपके सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले आपके लाभान्वित होंगे। अब पेंच नदी से क्वेश्चन पूछा गया तो बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, पेंच नदी की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा। पेंच नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कानन है, बुलहरा और बावनथड़ी है। बावनथड़ी कहां से आ रही है? बालाघाट से आती है, हम जानते हैं इसके बारे में, याद रखिएगा। इसके अलावा नेशनल पार्क से मध्य से होकर गुजरती है, वो तो हमने चर्चा कर ही ली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। उससे संबंधित जो लिंक नॉलेज होती है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इससे रिलेटेड नॉलेज कौन कौन सी है, हावी हालफिलहाल चर्चा में क्यों है। तो माचा गोरा बांध से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? माचा गोरा बांध को ही कहते हैं पेंच डाइवर्जन प्रोजेक्ट। माचा गोरा बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? पेंच नदी पर है। कौन से जिले में डैम बनेगा? छिंदवाड़ा जिले में। लाभ किसको मिलेगा? छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों जिलों को लाभ मिलेगा। क्लियर है? तो इतनी जानकारी होनी चाहिए माचा गोरा डाइम के बारे में। चलिए अगला देखें। अगला आता है हमारा वीर भारत स्मारक। अब ये वीर भारत स्मारक क्यों है ये जानकारी मालूम होना चाहिए। हमारे जो युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, इनको हमारे, ठीक है, जो सैनिक हैं इनके बलिदान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने देखा था, चर्चा में था महू, याद रखिए। इंडिया का जो पहला जो बनने वाला है, क्या नाम है, महू छावनी में बनने वाली है, याद रखिए। पहला जो स्मारक बनने वाला है या पहला जो म्यूजियम बनने वाला है, इन्फेंट्री म्यूजियम, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि एमपी का पहला, इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनेगा? पहला इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा, याद रखिए, ठीक है, वो है महू छावनी में बनेगा, महू में बनेगा। ये तो हमने पढ़ा था, इसके पहले जानकारी याद रखिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जरूरी है कि हमारे सैनिकों की जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम उनके जो स्मारक हैं उसके बारे में। तो भोपाल में बनने वाला है, वीर स्मारक बनाने का फैसला किया है। तो यहाँ से एक पहला सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वीर स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो वीर स्मारक बनाने की घोषणा की गई है भोपाल में। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है, हमारे क्रांतिकारी जो है, इनकी यहाँ पे स्मारक तैयार किए जाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पे कुछ जानकारी मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इससे पहले क्या है, मध्य प्रदेश में एक और है, भोपाल में ही बना हुआ है शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक में हमारे जो क्रांतिकारी इनके सम्मान की बात भी है, स्वतंत्र सेनानियों की बात भी है, हमारे वीर गति के जो प्राप्त हुए सैनिक इनके बारे में जानकारी मिलती है आपको, याद रखिएगा। तो एमपी में देखिए दो चीजें हमारी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। एक है इन्फेंट्री म्यूजियम जो कहां पर है? महू में है। और दूसरा महत्वपूर्ण है आपके भोपाल का वीर स्मारक। तो इन्फेंट्री म्यूजियम, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम महू में बनने वाला है, इंदौर के महू में, महू छावनी में। और दूसरा कहां बनने वाला है? आपको दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है? वीर स्मारक, जो कहां बनने वाला है? भोपाल में। यानी देखा जाए दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो कहां स्थापित होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में। इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अगला देखें। अब आता है कारम बांध। कारम बांध चर्चा में क्यों रहा? 2023 में चर्चा में इसलिए रहा, कारम एक नदी का नाम है, कारम। ये कारम नदी बहती है, प्रवाहित होती है धार डिस्ट्रिक्ट में, धार जिले में, याद रखिएगा। इस पे बना था, एक डैम बन रहा था। अचानक डैम में क्या हो गया? डैम का जो निर्माण जो हुआ है उसकी सामग्री जो थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, ये देखा जाए तो, ठीक है। तो बहुत ही कच्चा बांध बनाया गया और थोड़े से ही दबाव में क्या हो गया? उसमें क्रैक आ गया। क्रैक आने के बाद समस्या ये आ गई कि बड़ी तादाद में, लाखों जो होता है आपके गैलन पानी अचानक से प्रवाहित होने लगा।
ऐसी स्थिति में घटनाक्रम में क्या हुआ, जो पानी को रोका गया है उसके आगे जाकर वो क्या कर सकता है, बाढ़ की स्थिति में निर्मित हो सकती है आसपास के गांवों के लिए। यही कारण है बड़े पैमाने पर खरगोन जिला स्तर पर, खरगोन और धार डिस्ट्रिक्ट में जो जिला कलेक्टर हैं, जिला जो आपदा समिति है, जिला आपदा प्रबंधन है, इन्हें बेहतर तरीके से काम करते हुए ठीक है इस आपदा को रोकने का प्रयास किया। इसलिए चर्चा में है कारम बांध। कारम बांध कहां पर है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। कारम बांध के टूटने से क्या हुआ, 18 गांवों को खाली कराया गया था, इसलिए चर्चा में है, याद रखिए। 18 गांवों को खाली इसलिए कराया गया, नहीं तो बड़े पैमाने पर जनधन हानि हो जाती, इसे याद रखिए इस इलाके में। तो कारम किसकी सहायक नदी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नर्मदा की सहायक नदी है। तो कारम बांध चर्चा में क्यों है, पहला क्वेश्चन धार डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी नदी है, कारम नदी पर है, चर्चा में क्यों रहा, हाल ही में इसके टूटने के कारण चर्चा में रहा है, 18 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। 2 जिले प्रभावित हुए हैं, कौन कौन से, एक है धार जिला और दूसरा है महत्वपूर्ण वो है खरगोन जिला। तो धार जिला और खरगोन जिला इससे प्रभावित हुए हैं, क्लियर है, इसलिए चर्चा में है कारम बांध। कारम बांध क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल किया गया है सिंचाई परियोजना के बारे में, क्लियर है। तो जब सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं तो ये सिंचाई परियोजना अपने आप में याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में आ जाती है, क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला देखें, वर्चुअल पासपोर्ट कोड। ठीक है, हम सब जानते हैं कभी कभी क्या होता है, पासपोर्ट को लेकर समस्या आती है, ठीक है, पासपोर्ट को करेक्शन कराना होता है, कोई गलत पता होता है, तो ऐसी स्थिति में से अपनी शिकायत कहाँ कराएं, ठीक है, ऐसे में कोई वाद विवाद होता तो कहाँ जाएं। यही कारण है कि जब क्या हुआ, कोरोना आया था, तो कोरोना के समय ये कार्यक्रम कदम उठाया गया था, उस समय ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था कि आपको डायरेक्ट पेशी बुला सकें, आपको डायरेक्ट सूचना प्राप्त कर सकें आपसे, तो ऐसे में वर्चुअल स्तर पर काम शुरू किया गया था। तो एमपी में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है भोपाल में, याद रखिएगा, देश में पहली बार स्थापित किया गया है, वर्चुअल पासपोर्ट अदालत शुरू की गई है, ताकि आपको वर्चुअल आपसे जानकारी प्राप्त करके समाधान कर सकें आपका। तो देश की पहली जो वर्चुअल पासपोर्ट अदालत है वो कहां पे स्थापित की गई है, याद रखिए वो स्थापित की गई है मध्य प्रदेश की भोपाल में, क्लियर है। यहां से क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि वर्चुअल पासपोर्ट जो पहली अदालत है वो कहां पे स्थापित हुई है, वो हुई है भारत की पहली मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। मध्य प्रदेश में कहां स्थापित हुई है, भोपाल में स्थापित हुई है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ताकि घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे ही अपना पक्ष रख सकते हैं, आपके आपके पासपोर्ट के संबंध में जो शिकायतें हैं, पासपोर्ट के संबंध में सरकार को जो सूचना चाहती है आपसे, जो विभाग आपसे सूचना चाहता है, वो प्राप्त कर सकता है, क्लियर है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अब बात आती है एमपी का पहला पुष्प बैंक। अब देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है पुष्प अनुसंधान केंद्र, ठीक है, फ्लावर रिसर्च सेंटर, एक होता है फ्लावर बैंक, पुष्प बैंक, दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना है। जो पुष्प अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है हमारा, वो है सीहोर में। कहां पर है वो, सीहोर में है, जो इजराइल की सहायता से स्थापित किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि भाई पुष्प बैंक के बारे में, तो राज्य का पहला पुष्प बैंक कहां स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित होगा भोपाल में। तो देखिए बात यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि भाई पुष्प बैंक की बात हो रही है कि पुष्प अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। अगर पुष्प अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है तो पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है, पुष्प अनुसंधान केंद्र है सीहोर में, याद रखिए फ्लावर रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर है, सीहोर में है। लेकिन जो पुष्प बैंक स्थापित किया जाएगा, जो चर्चा में है स्थान, वो है भोपाल। तो यहां से अगर एक आध क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सीहोर में है, और पुष्प बैंक कहां पर है, भोपाल में है। अब पुष्प अनुसंधान केंद्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो है इजराइल। तो इजराइल के सहयोग से, इजराइल का तो हमारा अच्छा खासा संबंध है, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे देखें, पहली भूमिगत प्रयोगशाला, देश की पहली भूमिगत प्रयोगशाला, याद रखिए, ऐसी प्रयोगशाला जहां पर जमीन के नीचे अनुसंधान किए जाएंगे बड़े पैमाने पर। यही अनुसंधान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली है, कहां पर, भोपाल में। कहां स्थापित होगी, तो देश की पहली याद रखिए भूमिगत प्रयोगशाला को अनुमति मिल गई है। ये भूमिगत प्रयोगशाला कहां स्थापित होगी, ये स्थापित की जाएगी भोपाल में। कितनी लागत से, 500 करोड़ की लागत से स्थापित होगी। कहां पर होगी, निषाद में स्थापित होगी। निषाद क्या है, अपने आप में पहले से एक रिसर्च सेंटर है, क्या नाम है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी इम्यूनिटी एनिमल डिजीज, ठीक है, जो जानवरों में होने वाली बीमारियां होती हैं और इंसानों में तो उसका प्रभाव हो सकता है, इस पर अनुसंधान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, भोपाल में है, एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है अपने आप में, इसका नाम है निषाद, याद रखिएगा। ये 500 करोड़ की लागत से इसी संस्थान के तहत स्थापित की जाएगी भारत की पहली भूमिगत प्रयोगशाला। कहां पर स्थापित होगी, जो स्थापित होगी भोपाल में। क्या करेगी ये वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए, जो आपके पढ़ते हैं जीनोम स्तर पर, जेनेटिक लेवल पर स्टडी करेगी, याद रखिएगा। जो स्ट्रैंड आते हैं, हम सुनते थे कोरोना के समय, कोरोना का नया स्ट्रैंड आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया, ऐसे बड़े बड़े जो नए नए वेरिएंट डेवलप होते हैं, इनको लेकर वैक्सीनेशन कैसे बनाई जाए, इन वेरिएंट की स्टडी कैसे की जाए, इसके लिए बहुत जरूरी होता है। कोरोना के समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नेशनल लेवल पर हमारे पास दिल्ली
दिल्ली में संस्थान था, पूना में संस्थान था, लेकिन बड़े पैमाने पर संस्थानों में कमी देखी गई। इस समय रिसर्च सेंटर की कमी देखी गई। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब सरकारें, भारत सरकार और राज्य सरकारें ये प्रयास कर रही हैं कि ताकि नई नई रिसर्च लैब शुरू कर सके, बड़े पैमाने पर इसकी स्टडी करना आसान हो जाए। तो वायरस और बैक्टीरिया के जो नए नए स्ट्रेन होते हैं, वायरल बैक्टीरिया के नए जेनेटिक लेवल पे जो स्टडी की जरूरत है, आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूरी हो सके ऐसी प्रयोगशालाओं के माध्यम से। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ स्थापित होने वाला है? भोपाल में स्थापित होगी। तो भारत की पहली प्रयोगशाला, भूमिगत प्रयोगशाला भोपाल में होगी, याद रखिएगा। यहाँ पर कहाँ पर किसके तहत स्थापित होगी? निषाद के तहत स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। और किस पे स्टडी होगी? आपके बैक्टीरिया और जो वायरस होने वाली बीमारियों, इनकी नए नए स्ट्रेन, याद रखिए, वेरिएंट पर स्टडी की जाएगी। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए, अब आता है मंडला। मंडला क्या रखिए क्यों चर्चा में है? मंडला याद रखिए इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंडिया का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। याद रखिएगा, कैसा बना है? फंक्शनल लिटरेसी के मामले में। इसे क्या हमसे लिटरेसी कहते हैं? फंक्शनल लिटरेसी, कार्यात्मक शिक्षा जिला, या कार्यात्मक शिक्षा कहते हैं, या साक्षरता कहते हैं। कार्यात्मक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी, ये क्या होती है? नॉर्मल लिटरेसी की डेफिनेशन क्या मानी गई है कि 7 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति यदि किसी भाषा को किसी भी पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है तो उसको हम साक्षर मान लेते हैं। लेकिन क्या उस पढ़ने या लिखने से उसे कोई जॉब मिल पाती है? क्या उसे पढ़ने लिखने से उसे अपनी आजीविका कमाने का मौका मिल पाता है? नहीं। यही कारण है कि उसको हम केवल साक्षर मानते हैं, कार्यात्मक साक्षर नहीं मानते हैं, फंक्शनल लिटरेसी या फंक्शनल लिटरेसी नहीं मानेंगे। कार्यात्मक शिक्षा का साक्षरता का मतलब ये होता है कि हम किसी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। क्लियर है? उतनी समझ डेवलप होना ही कहलाता है कार्यात्मक साक्षरता। यही कारण है कि मंडला जो है पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मंडला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे क्या हुआ है? कार्यात्मक साक्षरता की संख्या सबसे ज्यादा है, प्रतिशत सबसे ज्यादा है। क्लियर है? याद रखिए, तो सभी लोग शिक्षित हैं। क्या है यहाँ पर? सभी लोग शिक्षित हैं और साक्षर हैं। याद रखिएगा, यानी ऐसा पहला जिला है जहां पे सभी लोग शिक्षित हैं और साक्षर हैं, यानी वो आजीविका के लिए सक्षम है। तो पहला आदिवासी जिला है। याद रखिए, पहला जिला तो आपके केरल में आता है, लेकिन ये कैसा जिला है? पहला आदिवासी जिला है मंडला, जहां पर क्या है? सभी लोग शिक्षक हैं, सभी लोग साक्षर हैं। याद रखिएगा। क्लियर है? तो सभी लोग शिक्षित और साक्षर हैं, पहला आदिवासी जिला है मंडला। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा। और कैसी साक्षरता है? कार्यात्मक साक्षरता में। कौन सी साक्षरता में? फंक्शनल लिटरेसी के मामले में याद रखिए नंबर पहला स्थान मिला है। क्लियर है? मंडला की साक्षरता कितनी है? 68% साक्षरता है मंडला की 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कार्यात्मक साक्षरता का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति लिखने, पढ़ने और गणना करने में सक्षम होता है, आजीविका कमाने में सक्षम होता है अपनी योग्यता से, अपनी समझ से। क्लियर? याद रखिए। तो ऐसी कुछ जानकारी मालूम होना चाहिए कि मंडला जिला क्यों है। मंडला पहला आदिवासी जिला है जो पूर्णता शिक्षित जिला है और जो कार्यात्मक साक्षरता के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है, तो मंडला से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। अब आता है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि माधव इंस्टीट्यूट है कहां पर? याद रखिएगा, हम सब जानते हैं माधवराव सिंधिया, इन सब के, तो आंसर क्या आएगा? सीधा ग्वालियर आंसर लगा दीजिएगा। याद रखिए, तो यहां से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि माधव इंस्टीट्यूट है कहां पर, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जो नागरिक उड्डयन के प्रशिक्षण प्रदान करेगा, या देखिए एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। यानी ऐसा पहला इंस्टीट्यूट जो एविएशन सेक्टर में, नागरिक उड्डयन मतलब एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाला पहला संस्थान होगा, पहला इंस्टीट्यूट होगा। कौन सा? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यानी ग्वालियर में। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिए। तो ये जो संस्थान है माधव संस्थान, ये क्या होगा? ये प्रशिक्षण देने वाला, इस तरह का ये एविएशन सेक्टर का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला संस्थान होगा। अब क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि यही संस्थान ये है जो जिसमें भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया गया था। ये संस्थान इसलिए चर्चा में भी है क्योंकि ये संस्थान इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहला जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान होगा, यहाँ पे एविएशन सेक्टर का सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा पूरे इंडिया का, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला जो ड्रोन स्कूल, आजकल ड्रोन विमानों को बड़ा चर्चा में है, याद रखिएगा, शादी से लेके और युद्ध वॉर तक सब जगह ड्रोन विमानों का इस्तेमाल हो रहा है, याद रखिए, बड़े पैमाने पर। तो राज्य का पहला जो ड्रोन स्कूल है वो भी कहां पर बना हुआ है? वो भी माधव के इंस्टीट्यूट में बना हुआ है। और इंडिया का पहला जो एविएशन सेक्टर ट्रेनिंग स्कूल होगा वो भी कहां बना है? वो भी इसी संस्थान में बनाया गया है, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखें। अब बात आती है हरि सिंह गौर की। तो श्री हरि सिंह गौर तो हम सब जानते हैं, याद रखिएगा, 26 नवंबर को क्या है? इनकी जयंती होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? सागर गौरव दिवस मनाया जाता है।
तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सागर गौरव दिवस जो है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सागर गौरव दिवस याद रखिए हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर के जन्म दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब श्री हरि सिंह गौर क्यों फेमस है? याद रखिए क्यों चर्चा में है? याद रखिएगा इसलिए चर्चा में है क्योंकि 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला जो विश्वविद्यालय है, याद रखिए पहली यूनिवर्सिटी 1946 में, वो कौन सी थी? सागर विश्वविद्यालय था। एमपी का पहला विश्वविद्यालय है, पहली यूनिवर्सिटी है, कहां पर है? सागर में। और ये इंडिया की पहली और एमपी की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यही है। याद रखिए वर्तमान में ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल है। याद रखिएगा, क्लियर है? यहाँ से कुछ क्वेश्चन आके आने की संभावना बनी रहती है। हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई एक पीठ स्थापित होती है। जैसे आपके बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है, उसमें है निराला पीठ। ऐसे ही श्री हरि गौर जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यहाँ पर है माधव मुक्ति बोध पीठ, माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ। क्लियर है? यहाँ तक हमेशा कोई ना कोई विश्वविद्यालय में कोई ना कोई रिसर्च करने के लिए सृजन पीठ हमेशा होती है। ठीक, यहाँ से आपको सृजन पीठ भी मालूम होना चाहिए कि हरि सिंह गौर सृजन पीठ में कौन सी है? माधव मुक्ति पीठ। और माधव मुक्ति बोध का हम सब जानते हैं, माधव मुक्ति बोध की बड़ी फेमस रचना है कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा, हमने पढ़ा था साहित्य वाले टॉपिक में। चलिए अगला देखें, महत्वपूर्ण पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश की, भारत की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित होगी? भोपाल में स्थापित की जाएगी। पहली साइकोलॉजिकल जो आपका रिसर्च सेंटर होगा या देखिए लैब होगी, वो कहां स्टैब्लिश होगी? तो पहली साइकोलॉजिकल लैब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित होगी भोपाल में। यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ जाए, मध्य प्रदेश की पहली प्रयोगशाला कहां बनेगी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला साइकोलॉजिकल जो लैब होगी वो कहां स्टैब्लिश होगी? भोपाल में स्टैब्लिश होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अनुसंधान पहली हम देखें जो डीएनए को लेकर फॉरेंसिक लैब कहां पर है? फॉरेंसिक लैब है सागर जिले में। याद रखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। साइबर टेक लैब कहां पर है? भोपाल में आती है। कैथ लैब कहां पर है? ये भी भोपाल में आती है। पशु सैरोगेसी लैब कहां पर है? ये भी भोपाल में आती है। तो जो लैब चर्चा में है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी लैब चर्चा में रह चुकी है। सबसे फेमस जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो होती है आपके, ठीक है, आपके फॉरेंसिक लैब से, जो कहां पर है? सागर में आती है। याद रखिएगा। चलिए अगला देखें। अब आती है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो इंदौर से। इंदौर में क्यों चर्चा में है? क्योंकि इंदौर में 5 राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजना के उद्घाटन का आपके घोषणा की गई है कि याद रखिए 190 किलोमीटर लंबी, लगभग 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की जाएगी इंदौर में। तो इंदौर इसी चर्चा में है कि इंदौर को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, क्योंकि रेल नेटवर्क के मामले में इंदौर बड़ा कमजोर है। याद रखिए जितना संपन्न भोपाल है उतना संपन्न नहीं है रेल नेटवर्क के मामले में। एविएशन के मामले में अच्छा है, एयरपोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी याद रखिए, लेकिन आपको रेलवे के मामले में नहीं है। लेकिन सड़क मार्ग से इसको ज्यादा विस्तार करना जरूरी है। तो सड़क मार्ग का विस्तार करने के लिए ही, रोडवेज का विस्तार करने के लिए ही याद रखिए क्या किया गया है? 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन करने का घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी के द्वारा। याद रखिएगा ये जो परियोजना चलेगी कितने बनाए जाएंगे? इसमें 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, 2 लेन सड़कें बनाई जाएंगी 119 किलोमीटर लंबी, जो इंदौर का विस्तार करेंगी, इंदौर के आसपास सड़कों को विस्तार करेंगी। क्लियर है? यही क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अब रोडवेज की बात होती है, मतलब सड़क परिवहन निगम की बात होती है, ये तो खत्म हो चुका है, 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सरकारी बसें नहीं चलती हैं। क्यों? सड़क परिवहन निगम ही खत्म हो चुका 2003-2004 में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिल्म एमराल्ड फॉरेस्ट रिटर्न ऑफ टाइगर। ये क्यों चर्चा में बनी हुई है? ये क्यों चर्चा में क्वेश्चन आ सकता है? एमराल्ड फॉरेस्ट रिटर्न ऑफ टाइगर का संबंध इनमें से कौन से नेशनल पार्क से है? तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे में क्वेश्चन आ सकता है कौन से नेशनल पार्क से है इसका संबंध। तो इसका संबंध है पन्ना टाइगर रिजर्व से। पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां पर? पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना छतरपुर जिले में आता है। याद रखिएगा, तो पन्ना छतरपुर जिले में आता है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। इसी रिजर्व में, ठीक है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम क्या है? निर्देशक है सौखी लेखी ने। सौखी लेखी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये किस पर आधारित है? याद रखिएगा, जो बागिन है P151 और P141, उनके शावक जो बच्चे हैं उन पर फिल्म फिल्माई गई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अपने आप में। याद रखिएगा, इसके लिए चर्चा में है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया इस फिल्म को। अब एमपी के नेशनल पार्क पे किसी डायरेक्टर ने कोई फिल्म बनाई है, उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, तो क्वेश्चन आना लाजमी है, क्वेश्चन आना स्वाभाविक है अपने आप में।
यही से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में जो फिल्म चुनी गई है, फिल्म एमराल्ड फॉरेस्ट, याद रखिएगा वो कौन से नेशनल पार्क में फिल्म आई गई है, तो आंसर क्या आएगा, पन्ना नेशनल पार्क में। उसकी डायरेक्टर कौन है, सोखी लेखी। क्लियर है, इतने क्वेश्चन तो मालूम होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, E4M गोल्ड बाइक अवार्ड। E4M गोल्ड बाइक अवार्ड जो मिला है किसको मिला है, वो मिला है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को क्यों मिला है, हम जानते हैं मध्य प्रदेश में देखिए पर्यटन विभाग के जो विज्ञापन आते हैं, जो उसकी जागरूकता कार्यक्रम है, बड़े फेमस हैं आजकल। ठीक है, याद रखिएगा, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के जो भी कार्यक्रम हैं, ठीक है, MP गजब है, ऐसे वाले जो स्लोगन लाइन है अपने आप में, ठीक है, वो बड़े फेमस रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने रेडियो अभियान का अच्छा प्रदर्शन करते हुए E4M गोल्ड माइक अवार्ड मिला है 2022 का। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा E4M गोल्डन जो अवार्ड है, माइक अवार्ड, किसको प्रदान किया गया है, कौन से विभाग को प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, हमारे लिए क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग। ये जो अवार्ड है किसको दिया जाता है, ये रेडियो विज्ञापन के लिए दिया जाता है। अब रेडियो विज्ञापन किसने दिया, पर्यटन विभाग ने दिया मध्य प्रदेश के लिए। याद रखिए कोरोना के बाद से हम देखें तो पर्यटन गतिविधियां बड़ी सीमित हो गई थी, तो मध्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने रेडियो विज्ञापन बनाया। इसी रेडियो विज्ञापन को यह अवार्ड मिला है E4M गोल्डन माइक अवार्ड 2022 का। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी, प्रमोशन, इनोवेशन के लिए दिया जाने वाला एक अपने आप में महत्वपूर्ण अवार्ड है। ठीक है, यहां से चलिए आगे देखें, जो रेडियो अभियान शुरू किया था पर्यटन विभाग के, इसका नाम क्या था, खुशियां तेरे पीछे चले। इसका नाम ही क्या था, इस रेडियो प्रोग्राम का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, पर्यटन विभाग का जो रेडियो अभियान था अपने आप में, उसका नाम क्या था, खुशियां तेरे पीछे चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चरखा चाक उत्सव। अभी चरखा चाक उत्सव है क्या, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। चरखा चाक उत्सव, याद रखिए जो मिट्टी कला होती है, मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी की जो शिल्प होती है, तो मिट्टी शिल्प जो होती है, इसको प्रमोट करने के लिए एक पूरा का पूरा उत्सव चलाया गया। ये कहां पर चला, गोहर महल भोपाल में। गोहर महल कहां पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, गोहर महल है भोपाल में। ठीक है, गोहर महल क्यों कहते हैं, गोहर क्या है, गोहर यहाँ की जो बेगम थी, कुदसिया बेगम, उनका मूल नाम गोहर, याद रखिएगा। क्लियर है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है गोहर महल। जो कुदसिया बेगम थी 1820 में बनाया गया था इस महल को, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कुदसिया बेगम ने बनाया था गोहर महल। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है, गोहर महल कहाँ पर है, भोपाल में है। किसने बनाया, कुदसिया बेगम ने बनाया था। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाक चरखा उत्सव मनाया गया। अब ये चाक चरखा उत्सव है क्या अपने आप में, तो मिट्टी शिल्प जो होती है, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं होती हैं, इनका पूरा बाजार डेवलप होता है, जो इसके कलाकार होते हैं उसको प्रमोशन मिलता है, उनको प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वो लोग। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी मालूम होना चाहिए। चरखा और चाक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चरखा भी शामिल है, तो क्या शामिल होगा, हथकरघा शामिल होंगे, जो बुनकर शामिल होंगे। हम सब जानते हैं चंदेरी महेश्वरी में बड़े पैमाने पर बुनकर क्या हो रहे हैं, उनकी कलाएं समाप्त हो रही हैं। याद रखिए, जरूरी है हमको प्रमोशन देने की, जरूरी है हमको प्रमोट करने की। क्लियर है, याद रखिए। चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक, शहरी जैव विविधता सम्मेलन। शहरी जैव विविधता सम्मेलन कहां पर होगा, ऐसा शहर जो बायोडाइवर्सिटी को बड़ा ही बेहतर तरीके से समझ रहा हो, ऐसा शहर जो स्वच्छता के मामले में सबसे आगे हो पूरे भारत में, ऐसा सम्मेलन उसी शहर में होना चाहिए। वहां के लोगों के लिए एक प्रकार से जानना जरूरी है। ठीक है, उनके महत्व को समझते हुए। यही कारण है कहां पे हुआ, इंदौर में हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इंदौर पिछले कुछ वर्षों से लगातार टॉप पर बना हुआ है स्वच्छता के मामले में, तो ऐसा सम्मेलन डिजर्व करता है। तो राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता सम्मेलन कहां पर हुआ है, याद रखिए अगस्त 2022 में हुआ था इंदौर में, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए। तो क्योंकि जब भी कोई जैव विविधता सम्मेलन होता है तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है, याद रखिए। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया में पहली बार हुआ है, इससे पहले आज तक MP में, इंडिया में कभी ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ। ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होता है, इंडिया में पहली बार हुआ, और पहली बार भी कहां पे हुआ है, इंदौर में हुआ है। इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है कि शहरी जैव विविधता का जो पहला सम्मेलन देश में पहला बार हुआ है भारत में, वो कहां पर हुआ है, इंदौर में हुआ है। किसने ऑर्गेनाइज कराया है, ये ऑर्गेनाइज कराया है WRO ने, वर्ल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखिए, ये ऑर्गेनाइज कराया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किसने कराया है, WRO ने कराया है ऑर्गेनाइज। क्यों कराया गया है, शहरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, शहरों में डाइवर्सिटी है, ये जंगलों में डाइवर्सिटी है, उसके लिए तो 50 चीजें हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायो रिजर्व पार्क है, 50 चीज कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन शहरों की भी डाइवर्सिटी होती है, शहरों का भी अपना इकोसिस्टम होता है, शहरों का भी अपना पर्यावरण होता है, तो इस डाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भी एक जागरूकता जरूरी है। इसी जागरूकता के लिए क्या बनाया, सम्मेलन बुलाया गया इंदौर में। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का है, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है इंडिया की में, वो कहां पर है, वो है
अथॉरिटी वो है चेन्नई में। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया था इंडिया में? 2002 में लाया गया था। और जो ट्रिब्यूनल बनाया गया 2003 में बनाया गया, ट्रिब्यूनल मतलब ये वाला प्राधिकरण जो चेन्नई में है, याद रखिए 2003 में स्थापित किया गया था। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब आता है आपके रेस्तरां ऑन व्हील। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि व्हील कहाँ पर बना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसका नाम क्या है। इसका नाम है आहार। क्या नाम है? आहार। ठीक है, अगर आप गए होंगे देखिएगा, होशंगाबाद से पहले पड़ता है, तहसील है, उसका नाम है इटारसी। ठीक है, याद रखिए इटारसी रेलवे स्टेशन पर ये बनाया गया है, याद रखिएगा इटारसी रेलवे स्टेशन पर। ये कैसा है अपने आप में? रेस्टोरेंट ऑन व्हील। एक प्रकार से रेलवे की जो बोगी होती है, कोच होती है, उसको रेस्टोरेंट का नया रूप दिया गया है। वहां जाके आप खाना खा सकते हैं आराम से, तो आपको वही फील कराता है। इसका नाम ही है आहार नाम से। आईआरसीटीसी ने शुरू किया है, याद रखिए आईआरसीटीसी ने ये शुरू किया है। तो रेलवे बोगी या रेलवे कोच को डेवलप किया गया है एक रेस्टोरेंट के रूप में। कहां पर? इटारसी में। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि आहार नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया आईआरसीटीसी ने, कहां पे किया है? इटारसी में किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, याद रखिए। चलिए अब आता है संपूर्ण कायाकल्प अभियान। अब संपूर्ण कायाकल्प अभियान क्या है अपने आप में, इसको देखिए। कायाकल्प चेंज कर दो, पूरा पूरा क्या कर दो? एकदम चेंज। ठीक है, 360 डिग्री पूरा चेंज कर दो, जो कायाकल्प कर दो। ठीक है, कायाकल्प मतलब यानी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा दो कि लगे ही नहीं ये चीज ऐसी थी। जैसे बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो स्कूल बने हैं, ग्रामीण स्कूल है, सिस्टम है, उनका पूरा कायाकल्प कर दो, यानी पूरा का पूरा चेंज कर दो। पुरानी व्यवस्था रहे ही नहीं, बल्कि नई व्यवस्था स्थापित हो जाए, एक आधुनिक तक कर दो। ठीक है, चीजों को जो परंपरागत तकनीक चल रही थी उनकी जगह पर आधुनिक तकनीकों को अपना लो, यही कहलाता है कायाकल्प। तो कायाकल्प अभियान एमपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, किसके लिए? अस्पतालों को लेकर। जो भी शासकीय अस्पताल है, जो भी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनके 100% संपूर्ण कायाकल्प करने के लिए अभियान शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, यह अभियान शुरू किया गया 8 अगस्त 2022 को शुरू किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 66 करोड़ की इसकी लागत है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें 65 स्वास्थ्य केंद्रों को सम्मानित भी किया गया इस कार्यक्रम में। इस साल 2015 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 2015 में क्यों शुरू किया गया था? सरकारी अस्पतालों को समृद्ध बनाना। वहां पे जो सारी सुविधाएं होती हैं, याद रखिए, कहीं की सुविधाएं तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती सरकारी अस्पतालों में। अच्छा, जो प्रॉपर बेड की व्यवस्था करना, स्टाफ की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ठीक है, दवाइयों की व्यवस्था करना, ठीक है, एक्सरे मशीन की व्यवस्था करना, एमआरआई और सिटी स्कैन की व्यवस्था करना, बड़ी जो उपचार ब्लड बैंक है, कैंसर उपचार के, इन सब की व्यवस्था करना, डायलिसिस की व्यवस्था करना, ये सारा काम करना इस कायाकल्प का उद्देश्य था। 2015 में कार्यक्रम शुरू हुआ और 2022 में इस अभियान का, याद रखिए, शुभारंभ हुआ है कायाकल्प अभियान का। क्लियर है, तो 2015 में कायाकल्प अभियान था और इसी अभियान को नया वर्जन शुरू किया गया, संपूर्ण कायाकल्प। तो कायाकल्प अभियान शुरू हुआ 2015 में और संपूर्ण कायाकल्प कर दिया गया 2022 में। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब ये कार्यक्रम जो चला है तो इसमें किसको शामिल किया गया? बेहतर प्रदर्शन के लिए विदिशा जिला अस्पताल को इसके बेहतर प्रदर्शन के लिए पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा। वो 50 लाख रुपए दिए गए हैं इसके गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर। क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि संपूर्ण कायाकल्प अभियान में हाल ही में कौन से जिला अस्पताल को शामिल किया गया या पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो विदिशा के जिला अस्पताल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी हाल फिलहाल गलियारों में चर्चा में, गलियारों में है, राजनीतिक गलियारों की चर्चा में है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल सरकारें करती हैं अपने प्रमोशन के लिए या अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। हाल फिलहाल जो पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये छोटा सा लेक्चर बनाया गया था ताकि हाल फिलहाल चर्चा में जो स्थान रहे हैं उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं, तो कम से कम आपको ये लाभ मिल सके। यही हमारा इसका उद्देश्य था बनाने का। ठीक है, इसके अलावा आप जुड़े रहिए हमेशा से, हमेशा के लिए हमारे साथ। ठीक है, ताकि आपको नई नॉलेज मिलती रहे, नए नए ज्ञान प्राप्त हो सके और नए नए लेक्चर जो मिलते हैं, नए नए कोर्स जो जनरेट होते हैं, उसकी जानकारी भी आपको बनी रहे। तो आप फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा और टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं, ठीक है, एक नए कोर्स के साथ मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।